आज कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप का लेक्चर नंबर 4 यानी लास्ट लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर्स में ये मैंने वर्कशॉप आउटलाइन इन स्लाइड्स में भी डाली हुई है। इस फर्स्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे। सेकंड लेक्चर में इसको नॉन वर्बल और लिसनिंग को जो है वो थोड़ा हमने डिटेल में देखा था। और फिर थर्ड लेक्चर में, कल के लेक्चर में, हमने बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे। और एक चीज़ इसमें पढ़ी थी हमने कम्युनिकेशन स्टाइल्स के बारे में, जिसमें अग्रेसिव, असर्टिव। तो आज की जो क्लास है ना, उसके एंड पे भी मैं थोड़ा बहुत असर्टिव कम्युनिकेशन का बताऊंगी कि वो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि असर्टिव सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। असर्टिव कम्युनिकेशन सबसे इफेक्टिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है और इसको सीखना ही असल में कम्युनिकेशन स्किल्स का सीखना है। तो इसके मतलब हाउ टू बी असर्टिव व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, तो इस पे हमारी लास्ट स्लाइड होगी। और कल का दिन जो है वो टेड टॉक और आर्टिकल रिव्यू के लिए होगा। और मैं आप लोगों को कुछ बुक्स भी बताऊंगी, अगर आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स पे बुक पढ़ना चाहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे बुक पढ़ना चाहते हैं, जो इस तरह के टॉपिक्स है ना, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, परसुएशन, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है, तो इस तरह 3-4 जो काफ़ी मशहूर और अच्छी बुक्स हैं वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। कोशिश करूँगी छोटी हों, तो अगर आप लोगों में से किसी को भी इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने सबसे पहले देखना है कॉन्फिडेंस का क्या रोल होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कैसे हम जो है कॉन्फ्लिक्ट्स किसी भी दो लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी चीज़ पे मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने की वजह से उस चीज़ पे लड़ाई हो जाती है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है। और इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल आ जाएगा, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी अगर अच्छी है, आपका ईक्यू, और आपको गुस्सा देर से आता है, तब आप कॉन्फ्लिक्ट में पैनिक नहीं करेंगे और आप कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो इफेक्टिवली रिजॉल्व कर सकेंगे। फिर इसके बाद परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस है, आप किस तरह से लोगों को खुद से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और परसुएट, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनमें इस लेक्चर में हम थोड़ा डिफरेंस करेंगे इनका, और असर्टिव कम्युनिकेशन है। फिर अब सबसे पहले, अब वाई कॉन्फिडेंस होता क्या है और कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अब सबसे पहले हम कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस इज बिलीविंग इन योर सेल्फ, योर नॉलेज एंड योर एबिलिटीज। मतलब आपका इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम है कॉन्फिडेंस। असल में सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होता है कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस है, अपने आप में, अपनी नॉलेज में, अपनी एबिलिटीज पे। और जो कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन होती है ना, अगर आप कम्युनिकेशन करते हुए कॉन्फिडेंट हैं तो वो हमेशा मोर इफेक्टिव होगा अनकॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन से। अगर आप कॉन्फिडेंटली दूसरे बंदे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, यानी आपको यकीन है कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है, तो आपकी कम्युनिकेशन बेटर डिलीवर होगी। और कॉन्फिडेंस जो है वो एक सीखने वाली स्किल है। ये आपको किस तरह आता है। कोई भी बंदा पहली बार स्टेज पे जाके फर्स्ट टाइम ही कॉन्फिडेंट नहीं होता, ये आता है प्रेपरेशन से। जब आप प्रिपेयर्ड हो ना, जब आपको पता हो कि मैंने जो टॉपिक प्रेजेंट करना है या फिर मैंने जिस टॉपिक पे बोलना है उसके पास उसकी नॉलेज है, मेरे पास, आपने प्रेपरेशन की हो, कंप्लीट और थॉरो प्रेपरेशन की हो, आपको पता हो कि अगर मेरे से कोई बंदा जैसा मर्जी सवाल पूछ ले तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ इस टॉपिक से मुतल्लिक, आपने उस टॉपिक को सही से प्रिपेयर किया हो, तो तब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। आपके अंदर एक चीज़ होती है कि मैं ये कर लूँगा। और फीडबैक, अगर आप लोगों से फीडबैक लेके, मेरी पहली प्रेजेंटेशन सब किसी की भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, या फिर पहली डिबेट हो गई, पहली स्पीच हो गई, और किसी की भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो जब आप फीडबैक लेंगे कि मेरी ये जो स्पीच थी इसमें क्या गड़बड़ थी, कहाँ कहाँ पे मैंने लैग किया है, क्या मेरी आवाज़ कम थी, क्या मेरी आवाज़ ज़्यादा थी, क्या मैं बोल कैसा रहा था, हर चीज़ जो है ना, आप लोगों से फीडबैक लें। कन्वर्सेशंस, जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप बस में फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, तो आपके साथ कोई स्ट्रेंजर भी बैठा है तो उससे भी आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। आप पूछें कि आप कहाँ से आए हो, स्ट्रेंजर से कम्युनिकेट करके भी आप
आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, आपको डिफरेंट कल्चर्स का पता चलता है, डिफरेंट चीज़ों का पता चलता है। और प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। अगर आप आपकी कोई स्पीच है तो आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको पता होगा कि मुझे ये आती है और मैं कर लूँगा। तो इन ये 4 स्टेप्स हैं असल में कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करने के लिए। अब कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ बोलना जो है वो अच्छी तरह बोलना है, एक नॉर्मल वॉइस में बोलना है, लाउड थोड़ी-सी हो, सबको सुनाई दे। आपने आपकी आवाज़ बीच में से कट नहीं होनी चाहिए और आप स्टेज पे जाके एंग्शियस ना हों। इस कॉन्फिडेंस का सिर्फ ये मतलब नहीं है बल्कि ये एक वाइब है। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना उनमें से एक वाइब आती है, जब वो बोलते हैं तो फिर लोग सुनना चाहते हैं। मतलब वो अपने अंदर से एक वाइब रेडिएट करते हैं जो कि पीपल को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। कॉन्फिडेंस सिर्फ ये नहीं है कि आप बोल कैसे रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ लोग हाथ हिलाते हुए बोलते हैं, नॉन वर्बल गेस्चर्स, तो हाथ हिलाना या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना, कॉन्फिडेंटली बोलना, एक्सप्रेशंस चेंज करना, जो आप चीज़ बोल रहे हैं उसके मुताबिक एक्सप्रेशन रखना, ये सारी चीज़ें भी इसका मतलब है कि जो आप बोल रहे हैं आप पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व्ड हैं और आप इसको कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन कहेंगे। जो कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं जब वो एक कमरे में एंटर होते हैं तो उनके अंदर से कॉन्फिडेंट रेडिएट होता है। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चलने के अंदाज से, उनके बोलने के अंदाज से पता चलता है कि वो कॉन्फिडेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो है वो कॉन्फिडेंस का बहुत रोल होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन क्या है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, मतलब आप किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट हैं और या फिर आप टीचर हैं, तो कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होगी आपकी लाइफ में? बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करें तो इसका ये मतलब है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो लोगों को भी आप पे कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस यानी आपको खुद पे ट्रस्ट है, आप अपनी जो कीमत है उसको जानते हैं, खुद को जो है वो आप अंडर एस्टिमेट नहीं करते, ना इतना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते। कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि आप एरोगेंट हो जाएं। आप कहें कि जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ वही सही है और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं हो सकता, लेकिन आपको इतना हो कि मैंने इस चीज़ के बारे में जो पढ़ा है वो किसी हद तक सही होगा। आप रिसर्च करने के बाद ही किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आपको ये हो कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी दलीलें जब होती हैं ना आपके पास, तो खुद ब खुद आपके पास आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। अब कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि आपका ट्रस्ट डेवलप होगा जब लोगों को लोग देखेंगे कि ये बंदा खुद पे कितना भरोसा करता है तो वो आप पे भरोसा करेंगे। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप हर वक्त अपनी केयर करेंगे, अपनी स्किन की केयर करेंगे, अपने बालों की केयर करेंगे, तो जो लोग होंगे वो भी कहेंगे कि ये बंदा अपने आप को अपनी इतनी केयर करता है तो हम भी अगर इसके साथ होंगे तो हमें इसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छा पहन रहे हैं, हर चीज़ जो है आप अपनी केयर करें तो लोग भी आपकी केयर करेंगे। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करें, किसी को अपनी बेइज्जती नहीं करने दे रहे, इंसल्ट नहीं करने दे रहे, तो कोई आपकी इंसल्ट नहीं करेगा। मतलब ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये एक इनवर्ड आउट चीज़ है। अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट होंगे तब लोग आप पे भरोसा करेंगे और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपके काम की जो है वो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। उसके अलावा आपकी लीडरशिप एनहांस होगी। अब आपने कभी भी लीडरशिप स्किल्स एनहांस होगी। आपने कभी भी बहुत कम ही कोई ऐसे लीडर्स देखे होंगे जो कॉन्फिडेंट नहीं हो। लीडर होने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आपने पूरी एक टीम को लीड करना है, आप किसी टीम के कैप्टन हैं या फिर आपने किसी ग्रुप को लीड करना है, किसी कोई भी किसी भी किस्म का ग्रुप हो सकता है, वो क्लास में हो सकता है, यूनिवर्सिटी में हो सकता है, यूनिवर्सिटी का कोई फंक्शन है, उसकी कोई टीम बनी हुई है, कोई ऑनलाइन ग्रुप हो सकता है, कोई ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई सीईओ को हम लीडर कह सकते हैं। तो लीडर जो है उसको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। अगर लीडर को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लोग उस पे कैसे कॉन्फिडेंस रखेंगे? जो उसके टीम के लोग हैं, जो उसके अंडर लोग हैं, उस पे कैसे कॉन्फिडेंस रखेंगे? लीडर तो होता है कि जब आप कोई भी मेंबर को कोई मुश्किल हो तो वो कहे कि कोई बात नहीं, मेरा लीडर ये चीज़ संभाल लेगा। इतना कॉन्फिडेंस होता है जो लीडरशिप के अंदर लोग होते हैं उनको अपने लीडर पे इतना कॉन्फिडेंस होता है।
अब फैसिलिटेटिंग टीम वर्क, इससे टीम वर्क जो है वो फैसिलिटेट होता है, अच्छा होता है। अब अगर कोई लीडर कॉन्फिडेंट है तो लीडर होगा तभी टीम बनेगी, टीम का लीडर होना ज़रूरी है। तो जब एक लीडर अच्छा होगा तो उसकी टीम जो है वो अच्छा काम करेगी। वो अगर सबको डिक्टेट करेगा, अच्छी डिक्टेट नहीं करेगा, उनके साथ बैठ के डिस्कस भी करेगा, फीडबैक वगैरह भी लेगा, लेकिन उनको कॉन्फिडेंटली बताएगा कि तुम लोगों ने ये काम करना है, उनको पूरे प्लान बता देगा, तो टीम वर्क जो है वो अच्छा होगा। उसके अलावा कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्टिवली रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई भी मसला हो गया आपकी कम्युनिकेशन में, तो आप उसको कॉन्फिडेंटली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली बता सकते हो कि भई मैं ये बात कर रहा था, मेरी बात करने का मतलब ये था, और इस बात पे फ़िज़ूल में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर लो और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व हो सकता है। फिर इसके बाद कैरियर एडवांसमेंट, अगर आपने अपने कैरियर को बढ़ाना है, मज़ीद स्किल्स सीखनी है, तो तब भी कॉन्फिडेंस का बहुत रोल होगा आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप किसी नई स्किल को सीखने लगोगे तो आप कहोगे कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो आप कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो ईज़िली गेन कर सकोगे, ईज़िली जो है आप अपनी कैरियर को एडवांस कर सकोगे। और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन से और क्या होता है, जो वर्क प्लेस का मोरल होता है वो इम्प्रूव होता है। वर्क प्लेस यानी जो आपकी टीम मेंबर्स हैं उनका जो हौसला होता है ना, मोरल यानी हौसले को कहते हैं। अगर टीम मेंबर कॉन्फिडेंट हो अपने काम पे कि मैं जो काम कर रहा हूँ सही काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे सक्सेस मिलेगी, तो टीम मेंबर्स को भी होता है कि हमारा लीडर ने कुछ सोच के ये फैसला किया है, तो पूरी वर्क प्लेस का जो मोरल है, हौसला है, वो बुलंद हो जाता है। सेटिस्फैक्शन, अब सेटिस्फैक्शन हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती है। तो सेटिस्फैक्शन किस तरह मिलती है, अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस हो, अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है और आप हर वक्त कंफ्यूज्ड माइंड के साथ हैं, आप कह रहे हैं कि ये मैं जो कर रहा हूँ क्या पता मैं हार जाऊं, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अव्वल तो ये कि मैं अपनी पूरी 100% मेहनत कर रहा हूँ और मैं सही काम कर रहा हूँ, तो मैं हारूंगा नहीं, और अगर मैं हार भी गया तो इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कोई और काम ट्राई कर लूँगा। तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन, मतलब आप सेटिस्फाइड रहें, आप रिलैक्स्ड रहें कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है और इंशाल्लाह मुझे इसका जो है वो सिला मिलेगा, अच्छा सिला मिलेगा। अब यहाँ इसके साथ मैंने जो है ना 2 आर्टिकल्स भी अटैच किए हैं कॉन्फिडेंस वाली स्लाइड के साथ। इसमें पहले आर्टिकल में ये कि वर्क प्लेस में ये जो 7 पॉइंट्स हैं ना, इनको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये मैंने इस आर्टिकल से उठाए हैं, इसमें इनको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो है ना वो मैंने लिंक्डइन की एक पोस्ट का आई गेस लिंक ऐड किया हुआ है। लिंक्डइन, हाउ डज सेल्फ कॉन्फिडेंस इफेक्ट इम्पैक्ट योर कम्युनिकेशन। अब इसमें जो है ना इस पोस्ट के सेक्शन है बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तब आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो ना, तब कोई थोड़ा सा आपको कह दे कि यार तुम तो हो ही लूजर, तो आप उसकी बात मान लेते हैं। अब फौरन जो है वो सैड हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैं शायद लूजर ही हूँ। आपको खुद पे भरोसा ही नहीं होता कि जो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में गलत हो सकता है, क्योंकि आप खुद पे भरोसा नहीं करते होते। हाउ टू असेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब आपको कैसे पता चलेगा आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप कितना खुद पे खुद के बारे में खुद से प्यार करते हैं और खुद के बारे में अश्योर्ड हैं। फिर आप किस तरह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जो 4th सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप किस तरह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे और हम हार जाते हैं। जब हम हार जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार नहीं, मैं तो अपने बारे में गलत सोच रहा था, ये मेरी गलत फहमी थी और अब मैं हार गया हूँ, तो आप मायूस हो जाते हैं। तो इसमें 5th सेक्शन ये है कि आपने किस तरह से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है, अपने रोज खुद को जो है वो रिमाइंडर्स देने हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और मैं जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसमें जो 4th सेक्शन में है उसमें क्या है कि एनहांसिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह अचीव की
की जा सकती है कि अगर आप रियलिस्टिक और स्पेसिफिक गोल्स रखो। आपको कि आज जो है मैंने ये लेक्चर लेने हैं, आज मैंने ये चीज़ सीखनी है, आज मेरा यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर हुआ है, इसको मैंने रिवाइज करना है, आज मैंने ये टॉपिक समझ के ही रहना है। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए रियलिस्टिक और स्पेसिफिक गोल्स रखो और अपने गोल्स को ट्रैक करते रहो। आप देखो कि मेरा ये गोल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये चीज़ मैं अचीव कर चुका हूँ और अब मैंने अगला काम ये करना है। इसके लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा जो रोल होता है ना, वो होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशंस का। यानी आप खुद को जो है वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। आप ये नहीं कहो कि यार मेरे साथ कितना बुरा हुआ है और मैं यही डिजर्व करता था, मेरे साथ यही होना चाहिए था, मैं तो हूँ ही लूजर। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक है। अगर आप खुद को जो बोलोगे ना, आपका दिमाग वही समझ लेगा। आप अपने दिमाग को जो बताते हो वो मान लेते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है। मतलब जो आप अपने नफ्स को बताते हो वो चीज़ मान जाता है। तो आपने हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी है और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। आपने खुद को बताना है कि अगर मैं किसी चीज़ में हार भी जाता हूँ तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, जिंदगी इतनी बड़ी है तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। जितना कुछ मैं खोऊंगा वो कम ही होगा जितना कुछ मैं अचीव करूंगा उससे। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में मैंने 2 लिंक्स डाले हुए हैं। ये लिंक्स इधर मैंने ओपन किए हुए हैं। ये एक आर्मी एंड नेवी एकेडमी का ब्लॉग है। इसमें ये है कि आप किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। कॉन्फ्लिक्ट होता किस वजह से कि अगर आपकी कम्युनिकेशन फेलियर हो जाए, मतलब आप कम्युनिकेट ही ना कर सकते हो। कम्युनिकेट करने का मैंने मतलब बताया था, यानी 2 बंदे आपस में इस तरह बात करें कि एक की बात दूसरे को समझ आ गई है। तो अगर दोनों एंड्स पे अंडरस्टैंडिंग होगी है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब बात समझ आ जाए तो या तो बंदा ठीक है, अगर दूसरे की बात बुरी लगी तो उसको छोड़ देगा, उससे कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि लड़ाई करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो तब होता है जब मिसकम्युनिकेशन हो। अब कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट किसी 2 बंदों के पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो टकरा गए हैं, तो आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, आप इश्यूज पे बात कर सकते हो। और फिर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का बताया हुआ है, ये आप लोग देख लेना अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इसमें मैं मेन जो हेडिंग है उस पर जाती हूँ कि किस तरह से हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है बी एम्पैथेटिक एंड नॉन जजमेंटल। अब जिसके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, पहली चीज जो है वो एम्पैथी है। यानी हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझे, खुद को जो है वो उसके शूज में रख के देखें, उसकी जगह पे रख के देखें कि वो किस तरह से इस मामले के बारे में सोचता है। और अगर आपको लगे कि हाँ वो ठीक है, अगर मैं भी इसकी जगह होता मैं यही करता, मैं यही सोचता, तो आप जो है मान लो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की तरफ आओ। नॉन जजमेंटल, आपने दूसरे को जज नहीं करना। किसी ने छोटी सी बात कर ली है तो उस पर बहुत बड़ा जो है टैग नहीं लगा देना कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही जो है ये रूड है। अगर उसने आपको छोटा सा कोई आपकी गलती निकाल दी है तो आप उसको कहते हो कि ये तो है ही रूड। रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस, आपने दूसरों की पर्सनल स्पेस को, दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। यूज नॉन थ्रेटनिंग नॉन वर्बल्स, यानी आपने किसी को देख के इस तरह नॉन थ्रेटनिंग, यानी थ्रेटनिंग वर्बल्स, नॉन वर्बल्स क्या होते हैं, यानी आप किसी को देख के आंखें फेर लो, किसी को देख के जो है वो स्माइल करने के बजाय अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को रूड फॉर्म में ले आओ। यानी आप थ्रेटन कर रहे हो उसको अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, उसको देख के हकारत की नज़र से देख रहे हो, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप किसी को देखते हो तो ये भी बद इखलाकी की एक फॉर्म है। तो नॉन वर्बल्स को नॉन थ्रेटनिंग रखना है। ओवर रिएक्ट नहीं करना, छोटी सी बात होगी है तो उस पर इतना बड़ा उसको हवा नहीं बना लेना कि नहीं इसने ये बात कैसे ली है। फोकस ऑन फीलिंग्स पे फोकस करना है कि आपने देखना है कि दूसरा बंदा इस वक्त फील क्या कर रहा था, कि उसने कोई बात, मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, उसने उससे में तो नहीं कोई बात कर ली। फिर आपने चैलेंजिंग क्वेश्चंस को इग्नोर करना है। आपने इतने बड़े क्वेश्चन पे नहीं जाना। मतलब आपकी कोई दोस्त है, उससे आपकी लड़ाई होगी तो आप उसको कहो कि क्या तुम मेरे से दोस्ती खत्म करना चाहती है, तो इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन।
और आपने लिमिट सेट कर देनी है। एक बार लड़ाई हुई है तो आप लिमिट्स रख लो कि यार इस बात पे अगर हमारी लड़ाई होती है, इस बात पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता, तो हम अगली बार इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। चूज वाइजली व्हाट यू इंसिस्ट अपॉन। आप अक्लमंदी से सोचो कि आप किस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहे हो, आप किस चीज़ पे दूसरे को कह रहे हो, क्या पता वो उसके लिए मुमकिन ना हो। फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड दूसरे को कह रही है कि मेरे घर पार्टी है तो तुम आओ, तो क्या पता दूसरी फ्रेंड ना आ सकती है, उसके घर के कोई प्रॉब्लम्स हो, घर वालों की तरफ से इजाज़त ना हो, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने दूसरे की जगह पर आपको खुद को देखना है। अलाउ साइलेंस फॉर रिफ्लेक्शन। थोड़ी देर खामोश हो जाएं, थोड़ी देर अपने जो माइंड को है अपने खुद से बात करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं गुस्से में तो नहीं है। जब गुस्सा है इंसान को, तब थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाना चाहिए और खुद को जो है वो देखना चाहिए कि मुझे क्यों गुस्सा है, मुझे किस बात पे गुस्सा है, और मुझे क्या ये बात गुस्से वाली है, क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है कि इतनी बड़ी बात ही नहीं है और मुझे एवं ही उस पे गुस्सा आए जा रहा है, पर कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मेरे बस में ही नहीं है, जिसको मैं चेंज ही नहीं कर सकता। फिर अगर आप किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, किसी बात को जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उसको चेंज कर लें, और अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो फिर आप उस पर गुस्सा करना छोड़ दें, अपनी नेचर को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दें। अलाउ टाइम फॉर डिसीजन। अब दो लोगों के दरमियान कोई फैसला होना है, कोई फाइनल फैसला होना है, तो उसके लिए टाइम दें दूसरे को, कहेंगे ठीक है हम लड़ाई नहीं करते हैं, हम कुछ देर में सोच समझ के डिसाइड कर लेंगे कि हमने अब क्या करना है। फिर इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया। फिर ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस का मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ है, ये थोड़ा लंबा ब्लॉग है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस में तो आप खुद इसको पढ़ सकते हैं पूरा। ये असल में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है ना, ये बहुत एक मशहूर वेबसाइट है, इसमें काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिकल्स, ब्लॉग मतलब आर्टिकल्स। इसके आर्टिकल्स जो हैं वो हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते रहे हैं, और हमारे टीचर्स ने भी रिकमेंड किए हैं इसके काफ़ी आर्टिकल, और मैं जो आपको आर्टिकल भेजूंगी कल, वो भी शायद हार्वर्ड का ही हो, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का ही हो। अब इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, कि आप किस तरह से खुद को समझते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर इमोशंस। आप किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज करते हो, जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हैं, ये क्या करते हैं उससे पता चलेगा कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं या फिर नहीं है। आप किस जगह पे गुस्सा दिखाते हैं, किस जगह पे नहीं दिखाते, क्या आप अपने माँ-बाप के सामने गुस्सा दिखाते हैं, अपने बहन-भाइयों के सामने, या फिर आप हर जगह पे गुस्सा दिखाते ही नहीं, आप सबमिसिव हैं। आप जहाँ पे गुस्सा करने वाला होता है, कोई बंदा आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, तो उस पे आपको गुस्सा करना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे भी नहीं करते, तो इसका ये मतलब नहीं है आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। इसका ये मतलब है आप सबमिसिव हैं। आपने जहाँ पे गुस्सा करना था वहाँ पे नहीं किया, जहाँ पे नहीं करना अपने बड़ों के सामने, वहाँ पे आपने गुस्सा किया। तो इसमें ये भी होता है कि आप किस तरह से दूसरों के इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, आप किस तरह से दूसरों के इमोशंस पे असर डालते हैं। आपको जब गुस्सा आता है तो लोग आपके साथ कैसे होते हैं। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसकी हेडिंग्स हैं, आपको किस तरह पता चलेगा कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना कि मैं, मेरी आदतें क्या हैं, मेरी नेचर कैसी है, क्या मैं सबमिसिव हूँ, क्या मैं एग्रेसिव हूँ, क्या मैं पैसिव हूँ, क्या मैं असर्टिव हूँ, क्या मैं सेल्फ मैनेजमेंट में खुद को मैनेज कैसे करता हूँ, जब मुझे कोई गुस्सा आ जाता है, जब कोई इमोशन मेरे अंदर आता है, जब मुझे किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट मैं हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, रोना आता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, किसी पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है, तो मैं किस तरह से उसको मैनेज करता हूँ। सोशल अवेयरनेस, अपने आसपास के माहौल को जानना, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, किस तरह से मैं रिलेशंस को मैनेज करता हूँ, माँ बाप से रिलेशन को कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, बहन भाइयों से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, किस तरह से मैं अपने रिलेशनशिप्स को, प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रहा हूँ। फिर अब ये 4 साइकिल ये पूरी चलती है, काफ़ी इतना लंबा नहीं है, लेकिन इसके नीचे जो है ना कुछ और भी इसमें लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ये इधर आप जा रहे हैं ना, 4 टिप्स फॉर ग्रोइंग योर, बल्कि ये तो दूसरे आर्टिकल्स के लिंक्स हैं। इसके अंदर ही जैसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में इसका एक आर्टिकल रीडायरेक्ट किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे,
इससे रिलेटेड वीडियो बताई हुई है। तो अगर आप ये आर्टिकल बहुत अच्छे होते हैं इसके, और लैंग्वेज भी जो है आसान होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने एग्जांपल्स रखी होती है, जो भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो उसके साथ ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे होते हैं कि अगर इस तरह हो तो आपने क्या करना है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? इन्फ्लुएंस और परसुएशन में बहुत फर्क है। परसुएशन यानी आप किसी को मैनिपुलेट करें, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हमें करते हैं। पॉलिटिशियंस हमारे काम की बात करते हैं। अगर किसी को बिजली के बिल, फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोई पॉलिटिशियन कहे कि अगर आप लोग मुझे वोट देंगे तो मैं इस बिजली के यूनिट को गिरा दूंगा और एक यूनिट की कीमत फॉर एग्जांपल 20-50 रुपए कम कर लूंगा। तो ये परसुएशन है, लालच बंदा दे रहा है, किसी दूसरे को मैनिपुलेट कर रहा है, चाहे वो झूठ बोल के कर रहा हो, सच बोल के कर रहा हो, लेकिन ये परसुएशन है। परसुएशन यानी जो चीज जान के दूसरे को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए की जाए। खुद प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल यूजेस, खुद इंडिविजुअल जानबूझ के इंटेंशनली जो है वो ऐसी चीज़ों का यूज़ करता है जिससे आपके दूसरे के इमोशंस को जो है वो अपने हाथ में ले लो, उसको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, या फिर उसको ही बात मनवानी हो तो तब हम दूसरे को परसुएट करते हैं, किसी को कन्विंस करते हैं। इंटेंशनल होता है ये, और ये लीडरशिप को चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल किसी बीवी ने शोहर से कोई बात मनवानी है तो उसको ब्लैकमेल कर दिया, तो ये भी एक परसुएशन की एक किस्म है। और इन्फ्लुएंस का आपको पता भी नहीं चलता कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इन्फ्लुएंस खुद ब खुद हो जाता है, अनइंटेंशनली होता है, अनइंटेंडेड होता है कि आपका कोई अमल किसी दूसरे को पसंद आया। अब वो अमल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो हर किसी के मुंह पे फजूल भी बात कर लेता है, गुस्सा भी कर लेता है। तो किसी बंदे को कहा कि किसी बंदे ने आपको देखा हो कि उसने कहा कि ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी को अपनी बेइज्जती नहीं करने देता, तो वो भी आप जैसा ब्लंट हो गया। मतलब आपके किसी बुरे अमल से दूसरा बंदा इन्फ्लुएंस हुआ है, उसने वो काम कर लिया। अब इसकी मैं अपनी एक एग्जांपल दूं, मैं बुक्स पढ़ती हूँ, तो मेरे बहन भाई जो हैं वो भी मुझे देख के, मेरे छोटे बहन भाई हैं लेकिन वो मुझे देख के बुक्स पढ़ते हैं, और वो खुद मुझे कहते हैं कि हमें बुक्स बताओ, हमने पढ़नी है। मतलब इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस हर इंसान पे दूसरे का इन्फ्लुएंस होता है, और अच्छी चीज़ों का इन्फ्लुएंस जो है वो लेट होता है और बुरी चीज़ों का जल्दी हो जाता है। आप जिस माहौल में बैठते हो उसका इन्फ्लुएंस होता है दूसरों पे। आपका इन्फ्लुएंस दूसरों पे होता है, दूसरों का आप पे होता है। आपने ये करना है कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो और किसी दूसरे में कोई बुरी आदत है, तो उस बुरी आदत को आपने अब्जॉर्ब नहीं करना, बल्कि अपनी अच्छी आदत उसमें ट्रांसफर करनी है, दूसरों की अच्छी आदत खुद में अब्जॉर्ब करनी है। तो इन्फ्लुएंस जो है वो बुरी चीज़ों का कम से कम होना चाहिए हम पे, और अच्छी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इन्फ्लुएंस जो होती है ना, वो एक बहुत ज़्यादा इंटरनल चीज़ है कि खुद ब खुद इंसान जो है वो जो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है ना बंदा, उसको भी पता नहीं चलता कि ये बंदा जो काम करता है वो मैं भी अब करने लग गया हूँ, मैं भी इससे इन्फ्लुएंस हो गया हूँ, उसको भी पता नहीं चलता। और इन्फ्लुएंस जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म होता है। अब एक चीज़ जो है ना, फॉर एग्जांपल बुक्स की एग्जांपल है, मेरे अब बहन भाई बुक्स पढ़े हैं, तो एक बुक पढ़ेंगे फिर वो ख़त्म होगी, उनको अच्छी लगेगी, दूसरी पढ़ेंगे, तो इन्फ्लुएंस उनकी पूरी ज़िंदगी में भी ये जो है चीज़ चल सकती है। लेकिन परसुएशन थोड़ी देर के लिए होती है। अब जैसे पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि मैं बिजली के बिल कम कर दूंगा, तो फिर अगर वो नहीं करता तो हम परसुएड होना ख़त्म हो जाएंगे, अगली बार वो हमें कोई लालच देगा तो हम नहीं होंगे। तो परसुएशन खुद कुछ देर के लिए होती है, लेकिन इन्फ्लुएंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है। पूरी ज़िंदगी के लिए कोई इंसान दूसरे से इन्फ्लुएंस हो सकता है, और वो चाहे वो बंदा मर गया लेकिन इसकी उससे आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, और जो वो काम कर रहा था वो अब आप कर रहे हैं। इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, वो आप पढ़ लेना। इसका जो मेन जो आइडिया था ना इन्फ्लुएंस और परसुएशन में फ़र्क, वो मैंने बता दिया। इन्फ्लुएंस की मैंने एक टिप बता दी है कि अ, आप अच्छी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हों और बुरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो। और जब आप खुद कॉन्फिडेंटली कोई चीज़ करेंगे ना, तो लोग आपसे खुद ब खुद इन्फ्लुएंस होंगे। लोग कहेंगे कि ये जो है फॉर एग्जांपल ये कितना अच्छा बोलता है, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन देता है बंदा, तो मैं भी इसकी तरह प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। तो खुद लोग जो है वो
इन्फ्लुएंस होते हैं वो आपको किसी को करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप किसी बुरी चीज से इन्फ्लुएंस ना हो। और परसुएशन कभी कभी करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आपको परसुएशन की ज़रूरत है, किसी से अपनी बात मनवाने की ज़रूरत है, ऐसी टेक्निक्स आपने जाननी है कि आप किस तरह से खुद अपनी बात बनवा सकते हैं, तो सबसे पहली टेक्निक तो ये है खुश इखलाकी। अगर आप अच्छे तरीके से किसी से भी बात करेंगे तो जो आप बात करेंगे वो बंदा मान जाएगा, अगला बंदा कॉन्फिडेंटली, क्लियरली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे तो अगला बंदा खुद परसुएट हो जाएगा, वो आपकी बात सुनेगा और मानेगा। और बाकी इन्फ्लुएंस और परसुएशन पे भी बुक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर अब लास्ट चीज जो हमारी रहेगी है वो है असर्टिव कम्युनिकेशन। अब असर्टिव कम्युनिकेशन का मैंने बताया था कि हाउ टू बी असर्टिव, ये कम्युनिकेशन स्टाइल्स के जो टाइप्स थे वो मैंने पिछले सेकंड लेक्चर में ये मैंने रिव्यू कर लिए थे। सेकेंड लेक्चर में मैंने कम्युनिकेशन स्टाइल्स रिव्यू कर लिए थे, तो अब जो है इस लेक्चर में हमने बस देखना है कि हाउ टू बी असर्टिव। अब हाउ टू बी असर्टिव आप किस तरह से जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्टाइल है खुद को मतलब एक्सप्रेस करना, जहाँ पे आपने गुस्सा करना है वहाँ पे करना है, जहाँ पे नहीं करना वहाँ पे नहीं करना, मतलब आपने टाइमली जो है खुद को एडजस्ट करते रहना है और अपने इमोशंस को जो है क्लियरली एक्सप्रेस करना है। हाउ टू बी असर्टिव, असेस योर स्टाइल। सबसे पहले आपने देखना है कि इन चारों कम्युनिकेशन स्टाइल में से आपका स्टाइल कौन सा है। अगर पैसिव है तो पैसिव से असर्टिव में जाने के तरीके अलग हैं, और एग्रेसिव से असर्टिव में जाने के तरीके अलग हैं, और पैसिव एग्रेसिव से असर्टिव में जाने के तरीके अलग हैं। तो आपने उस हिसाब से देखना है। इसके साथ भी मैंने जो है वो एक आर्टिकल लगाया हुआ है, इसमें जो है ना बताया हुआ है कि अगर आप assertive versus passive behavior, ये एक साइकेट्री का आर्टिकल है। अगर आप पैसिव हो, सबमिसिव हो, तो आपने कैसे असर्टिव होना है, इसमें वो तरीका बताया। फिर अगर आप अग्रेसिव हो तो आपने कैसे असर्टिव होना है, और अगर आप पैसिव एग्रेसिव हो तो तब आपने कैसे असर्टिव में खुद को चेंज करना है। और फिर असर्टिव होने के बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें सबसे पहला बेनिफिट जो लिखा हुआ है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको खुद पे जो है वो यकीन हो जाता है, खुद एतमादी आपके अंदर पैदा हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इम्प्रूव हो जाती है, लोग आप पे भरोसा करते हैं, ऑनेस्ट रिलेशनशिप्स आप क्रिएट करते हो। तो आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। इसमें जो था ना असर्टिव आपने कैसे होना है, हाउ टू बी असर्टिव के तरीके कुछ थे, उसको मैं रिव्यू कर लेती हूँ। सबसे पहले आपने देखना है आपका स्टाइल कौन सा है। आपका जो स्टाइल है ना, फिर उससे आपने उस स्टाइल को ख़त्म करना है। अपनी जो इमोशंस जो है ना, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है, अपने एंगर के इमोशन को मैनेज करना है। अगर आप कंफ्यूज रहते हो तो आपने कंफ्यूजन के जो एलिमेंट है अपने अंदर उसको ख़त्म करना है। आपने इस कंफ्यूजन का इलाज सबसे बड़ा ये है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आपको भरोसा हो खुद पे, तो तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और फिर आपने वो चीज़ ख़त्म करके असर्टिव स्टाइल अपनाना है। फिर यूज़ आई स्टेटमेंट्स, आप आई स्टेटमेंट्स को यूज़ करो। आप लोगों को बताओ कि मैं ये चाहता हूँ। आप बोलो आई वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, आई वांट टू हेल्प यू, आई डोंट वांट टू हेल्प यू, यानी आई। अब खुद पे फोकस करो, खुद को खुद की राय बताओ कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, आई थिंक दिस इज नॉट राइट, आई थिंक यू आर ओवर स्टेटिंग इट। इस तरह आई स्टेटमेंट्स यूज करनी है। प्रैक्टिस सेइंग नो, अगर आप किसी चीज पे रजामंद नहीं है तो उस पे ना कहना सीखें। रिहर्स व्हाट यू वांट टू से, जो आप कहना चाहते हैं उसको रिहर्सल करें। अगर आप जो चीज कहना चाहते हैं उसकी पहले से रिहर्सल करें, शीशे में देख के वो चीज बोल लें, तो तब आप किसी इंसान के सामने भी वो चीज़ बोल सकेंगे। कीप योर इमोशंस इन चेक, आपके जो इमोशंस हैं, आपको कब गुस्सा आता है, आप कब फ्रस्ट्रेट होते हो, कब सैड होते हो, कब आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो, कब आप मायूस हो जाते हो, और आपका खुद पे भरोसा नहीं रहता, आप कंफ्यूज्ड से हो जाते हो, और आप जो है वो सेल्फ डाउट में चले जाते हो, खुद पे शक करने लग जाते हो कि क्या मैं सही हूँ या फिर मैं सही नहीं हूँ, क्या मैं इस चीज़ के काबिल हूँ नहीं हूँ। तो इसको कहते हैं सेल्फ डाउट। तो आपने अपने इमोशंस को चेक करना है कि कब मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं क्यों सोचता हूँ, इसका क्या इलाज है।
स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। ऑप्टिमिस्टिक यानी अपनी उम्मीद रखनी है, आपने खुश उम्मीदी अपनानी है, अपनी अच्छी उम्मीदें रखनी है खुद से और अल्लाह से। ऑप्टिमिस्टिक का जो ऑपोजिट होता है वो पैसिमिस्टिक होता है। मतलब हर चीज पैसिमिस्ट कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हर चीज में जो है ना बुरा सोचते हैं। वो कहते हैं कल हमारा पेपर है, मेरी इतनी तैयारी है लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा पेपर अच्छा होगा। तो आपने हमेशा अच्छा सोचना है, आपने सोचना है कि मेरी चलो इतनी अच्छी तैयारी नहीं लेकिन इंशाल्लाह पेपर इजी आएगा और मेरा अच्छा होगा। और आपने प्रैक्टिकल भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और आपको आपके नहीं मेरा तो पेपर बहुत अच्छा होगा। आपने प्रैक्टिकल रहना है, आपने रियलिस्ट रहना है। अपने जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ की उम्मीद है उसके लिए कोशिश भी करनी है। क्या मतलब है ऑप्टिमिस्टिक और प्रैक्टिकल मैंने साथ साथ क्यों लिखे हुए हैं कि जो आप चीज़ आप जिसकी उम्मीद रख रहे हैं उसके लिए आपने काम भी करना है। यूज़ बॉडी लैंग्वेज, अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना है असर्टिव खुद को दिखाने के लिए। मतलब खुद फॉर एग्जांपल हाथों का खिलाना, मतलब आपको अपना आप जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आपको अपना आप पसंद है तो आप जब खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो तो फुली एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये जो बोलते हुए जो हाथों का हिलाना है वो आपकी असर्टिव कम्युनिकेशन को शो करता है। स्टार्ट स्मॉल, आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप असर्टिव होने का सोच रहे हो, आप पहले पैसिव हो, आप लोगों को ना नहीं कह सकते तो आप हर एक को ना कहने लग जाओ। जिस पे आपने हाँ भी कहना है उस पे भी आप हर चीज पे नहीं नहीं कहने लग जाओ। तो आपने सेंसिबल स्टार्ट लेना है, स्मॉल स्टार्ट लेना है और फिर आपने लार्ज स्टेप्स पे मूव करना है। कोई बड़ी बात अगर आपको ना पसंद है तो आपने उसको अपनी जिंदगी में से रिमूव करना है, लेकिन आपने स्टार्ट में जो है फर्स्ट स्टेप भी बड़ा नहीं लेना। फिर दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आज के जो टॉपिक्स थे वो मैंने डाइवर्स टॉपिक्स रखे हुए थे। अगर कोई और चीज़ भी आपको कोई और किसी और चीज़ पे भी आपको लेक्चर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको वॉइस में थोड़ा गाइड कर दूंगी या फिर उसको हम देख लेंगे, मैं आपको कुछ से रिलेटेड वीडियो भेज दूंगी। कल जो है मैं एक आर्टिकल शेयर करूंगी, एक वीडियो शेयर करूंगी, एक टेड टॉक और कुछ बुक्स आपको बताऊंगी ये जो हमने वर्कशॉप की है इससे रिलेटेड और जनरली इमोशनल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस वगैरह से रिलेटेड। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर क्लास। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप